वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। तो अब देखिए चौथे लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं एक मेथड जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देन इस मेथड का वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया जाता है, और फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में और सिंपल प्रॉब्लम्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये मेथड कैसे काम करता है। तो बच्चों देखो, अगर हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको हमें समझना है तो हमें पहले फंडामेंटल्स देखने होंगे और उसके कुछ बुनियादी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि हमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये आपका एक इक्वेशन हो गया और इसी के साथ आपको दूसरा दिया गया है जो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है वो तीनों 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। ठीक है, सारे टर्म्स को एक साइड में लिखना है, ऑन वन साइड। सबको एक ही में कर लो, चाहे सबको लेफ्ट में कर लो या सबको राइट में कर लो। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक एरे बनाना है। ठीक है, एक आपको टेबुलर स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको स्टार्ट करना है, जैसे भी यहाँ लिखे हुआ आपने एक्स वाई और कांस्टेंट, दूसरे वाले में भी आपने एक्स वाई और कांस्टेंट इसी तरह से लिख लेना है। अब आप कोफिशिएंट ऑफ y को देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में आपका b1 है, सेकंड इक्वेशन में b2 है, तो आपका b1 b2 आपने इस तरह से लिख लिया। देन अब आप उसके राइट में मूव करो तो आप देखोगे कि नेक्स्ट हमारे पास c1 है और इधर आ रहा है नेक्स्ट c2। फिर आप मूव करो तो अब आप फिर से स्टार्टिंग में आ जाओगे। स्टार्टिंग में आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गया a1 एंड देन a2, और नेक्स्ट आप मूव करोगे तो आपको फिर से मिल जाएगा b1 और b2। यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो ये हमारा नंबर्स का एक एरे हो गया, एक टेबुलर फॉर्म हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, यू नीड टू मल्टीप्लाई इन सर्टेन ऑर्डर। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे जाएगा, पहले ऊपर से नीचे जाएगा क्रॉस में। तो आप b1 को c2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो कुछ आएगा उसमें से माइनस करोगे b2 c1। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, देखो पहला वेरिएबल आपका क्या है, पहला वेरिएबल आपका x है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे x। दूसरा वेरिएबल y है तो y लिखोगे, और लास्ट में आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो आप 1 लिख लो। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया, इधर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अप से डाउन है ना, यानी b1 c2 को मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन, अब आपके पास देखो सेकंड वाला एरे में क्या आ रहा है, सेकंड में आ रहा है c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड में आपके पास आ रहा है a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको मिल जाएगा एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो बच्चों देखो यहां पर हमें आपको दिख रहा होगा कि जब आप फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करोगे, सो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड लास्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर b1 c2, आपको मिलेगा x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली जब आप सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करोगे, तो कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, कंपेयर करें आपने सेकेंड और थर्ड को, तो सेकेंड थर्ड को कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x की वैल्यू और y की वैल्यू। वन और फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया, x मिल गया, सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, y मिल गया।
यहाँ तक आपका जो कैलकुलेशन का स्टेप्स होंगे इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्पेशल केसेस? देखो पहली चीज क्या है कि अगर आपका लास्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है ना, यानी कि a1b2 माइनस, सपोज करो कि आपके पास आ गया इफ द डिनोमिनेटर है ना, जैसे ये आपका जो देख रहे होगे कि a1b2 माइनस a2b1 क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर आपका a1b2 माइनस a2b1 ये हो गया नॉट इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो यू नो दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपका यहाँ पर a1 a2 सॉरी ये a1 b2 माइनस a2 b1 ये अगर जीरो हो जाता है आपका a1 b2 यानी कि डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा है, a2 b1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, है ना। इफ द न्यूमरेटर्स आर नॉन जीरो, इफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? ये एक न्यूमरेटर है और ये दूसरा न्यूमरेटर है। सो इफ न्यूमरेटर्स आर नॉन जीरो, तो अगर आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूमरेटर्स नॉन जीरो है तो आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। बट इफ द न्यूमरेटर इज जीरो, ठीक है, if the numerator is zero then you will get infinitely many solutions. If the numerators are zero then you will get infinitely many solution, ठीक है। तो अगर आपका एक भी डिनोमिनेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है और न्यूमरेटर में से नॉन जीरो न्यूमरेटर्स आ रहे हैं आपके पास, तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपके न्यूमरेटर्स जीरो आ जाएंगे देन यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों अब हमारे पास देखो पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यानी पहले सॉल्यूशन के टाइप की पहचान करनी है। उसके बाद बोला गया कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करो, ठीक है। तो देखो क्या है, इक्वेशन सही तरीके से लिखा हुआ है, ऑल द टर्म्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या करो, आप सिंपली देखो कि भाई a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि a1 अपॉन a2 हो रहा है 1 अपॉन 3। अच्छा b1 अपॉन b2 क्या हो रहा है? तो आपने देखा कि b1 अपॉन b2 हो रहा है -3 अपॉन -9। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1 अपॉन 3। अब आप देखो कि c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है। तो c1 अपॉन c2 आपने देखा दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, ठीक है, -3 अपॉन -2 यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2। तो अब आपके पास कंक्लूजन क्या आया? आपने देखा कि भाई a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप जानते हो ये कैसा केस होता है? ये केस होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। दीज लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दिस हैव नो सॉल्यूशन, सो देयर इज नो सॉल्यूशन, ओके। तो अगर सॉल्यूशन होता, यूनिक सॉल्यूशन होता, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इसको फाइंड करते। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो फिर से हमें दो इक्वेशंस मिले हैं और हमें यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज, फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 क्या है? 1 अपॉन 3, ओके। इसी तरह से आप देखोगे व्हाट इज b1 बाई b2। तो आपने देखा b1 बाई b2 है -3 अपॉन -3, दैट इज 1, ओके। एंड व्हाट इज c1 बाई c2? तो आपने देखा c1 बाई c2 है -7 अपॉन -15 विच इज 7 बाई 15, ओके। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये कैसा केस हो जाएगा? ये केस हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन का, बिकॉज द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये हो गया आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते टाइम आपको इक्वेशंस को ध्यान में रखना होगा कि आपके इक्वेशंस क्या जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो x पहले है, फिर y है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो आपको पहले क्या करना है? पहले आपको स्टार्ट करना है मिडिल टर्म से, यानी y के कोफिशिएंट से। तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -3 और दूसरे में भी है -3। देन नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है -7 और सेकंड इक्वेशन में है -15। देन आपके पास x का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में है x का कोफिशिएंट 3 और एंड में आपके पास फिर से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y -3 -3। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम एरे बना लेते हैं तो फिर हमको देखना होगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे नंबर्स कैसे बनेंगे। सो आपने
पहले -3 को -15 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है -3 टू -7, फिर आपको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है एंड देन क्रॉस डायरेक्शन में फिर से आपको इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास नंबर्स क्या बनेंगे, हमारे पास नंबर्स बनेंगे x अपॉन -3 इंटू -15, तो -3 इंटू -15 कितना हो जाएगा, दिस इज 45, फिर आपने माइनस लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, -3 इंटू -7, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस में ये आ जाएगा इक्वल्स टू, अब आप आ जाओ दूसरा टर्म है y आपका -7 इंटू 3, so -7 इंटू 3 इज -21, माइनस लगाया आपने, -15 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, दिस इज इक्वल टू 1 होल अपॉन, अब देखो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3, फिर आपने माइनस लगाया, 3 इंटू -3 दिस इज -9, अब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिलेगा 45 माइनस 21, तो ये हो जाएगा आपका 24, और इधर से आ जाएगा आपको y इक्वल y अपॉन -21 प्लस 15, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा -6, और एंड में आपको मिलेगा -3 प्लस 9 यानी कि +6, ओके, -3 माइनस ऑफ -9, तो माइनस ऑफ -9 हो जाएगा +9, -3 प्लस 9 दिस विल गिव यू 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है, देखो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है, तो आपने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया तो आपको मिला x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, एंड सेकेंड और लास्ट को कंपेयर करोगे तो y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको यहाँ से सॉल्यूशंस मिलेंगे x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1, so this is the solution by cross multiplication method। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक कुछ कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स हैं जो अननोन है और वो इक्वेशन के कोफिशिएंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पूछा गया है कि व्हाट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले देखो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन लिख लो, ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होता है कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये आपका कंडीशन होता है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास a1 a2 क्या हो रहा है, b1 b2 क्या हो रहा है और c1 c2 क्या हो रहा है, तो हमारे पास देखो a1 अपॉन a2 आ गया 2 अपॉन a माइनस बी, b1 अपॉन b2 आ गया 3 अपॉन a प्लस बी, c1 अपॉन c2 आ गया 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ये आपका स्टेज पूरा हो गया, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि भाई हमें कंडीशन कौन सी लगानी है, हमें लगानी है ये वाली कंडीशन, यानी कि आप यूज करोगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आपके पास आएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो पहले क्या करो, पहले फर्स्ट टू को सॉल्व करो, सो सॉल्व फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म्स, तो आपने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सॉल्व किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 2a प्लस 2b, सो यू विल गेट 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 5b, ओके, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, a इक्वल्स टू 5b। अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपके पास सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हो या फिर आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों हमने जब सेकंड और थर्ड को उठाया, तो सेकंड और थर्ड को उठाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे कि पहले किया था, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गई, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए और बी। अब आप देख रहे होगे कि ये ए और बी में बन गया है एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, सो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी। तो आपने क्या किया, आपने पहले वाले से वैल्यू उठाया, सो फ्रॉम फर्स्ट आपने क्या किया, a इक्वल्स टू 5b को उठाया और पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, सो नाउ पुट इन दी सेकेंड इक्वेशन। तो आपने जब a की जगह पर 5b रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एट द एंड आपको मिल जाएगा b इक्वल्स टू 1, एंड when b is equal to 1 you will get a equals to 5।
ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल गया, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आई थी a माइनस फाइव बी इक्वल्स टू 0 यानी कि 1 और 2, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। सो नाउ हम आपको दिखाएंगे कि इसी इक्वेशंस को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते तो किस तरह से ये सॉल्व होता। तो हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन था a माइनस फाइव बी इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन आपके पास था a माइनस टू बी माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स एक्स वाई नहीं है, वेरिएबल्स हैं यहाँ पर a कॉमा बी। तो आप ये समझ लो x की जगह पर a आ गया और y की जगह पर b आ गया। और आपने देखा कि इसमें सारे टर्म्स एक तरफ किए हुए हैं, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली लिखना। तो सबसे पहले क्या करो, कोफिशिएंट्स का एरे बना लो। तो आपने देखा -5 और यहाँ पर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 0 एंड -3, उसके बाद आपको मिलेगा 1 एंड 1 एंड इन द एंड अगेन यू विल गेट -5 एंड -2। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका पहला वेरिएबल a है, तो जो नंबर आएगा वो a के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया -5 और -3 को, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 15। फिर आपने माइनस किया, -2 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंड वेरिएबल है b, सो 0 इंटू 1 -3 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, माइनस ऑफ -3 इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ आएगा ये नंबर्स। सो दिस इज 1 इंटू -2 विच इज -2 माइनस ऑफ 1 माइनस -5, तो 1 माइनस -5 क्या हो जाता है, दिस इज 1 इंटू -5 विच इज -5। अब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा a अपॉन 15 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक है, अब आप फर्स्ट और सेकंड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड को ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 दैट इज 5 एंड सेकंड और थर्ड को लोगे तो b इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 दैट इज 1। सो इन दिस वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो ये आपका मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम में हमें पहले इक्वेशंस को बनाना होगा और उससे भी पहले हमें वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें किसी सुटेबल मेथड से उसे सॉल्व करना होगा। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके बाद वेरिएबल्स सिलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम में दिया गया है a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken the food in the mess। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक हॉस्टल है जहां पर कुछ चार्ज तो फिक्स है, यानी वो आपको देना ही देना है चाहे आप कितने दिन भी रुको। कुछ चार्ज जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितने दिन रुके हो, है ना। जैसे आप जाते हो कहीं कहीं पर तो फिक्स चार्ज होता है, वो आपको पड़ेगा, आप 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, 10 दिन रुको। बट कुछ होता है नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। तो यानी बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हमारे पास आ गई, फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट पर डे। तो हमने इन्हीं दोनों को वेरिएबल्स ले लिया। तो लेट द फिक्स्ड कॉस्ट बी ₹X, ठीक है, एंड द कॉस्ट पर डे इज ₹Y। ठीक है, ये ₹Y हो गया। अब क्या होगा, अब आपने देखा पहले सिनेरियो में क्या हो रहा है, 20 डेज की बात है और टोटल अमाउंट कितना पे किया, 1000। ठीक है, तो देखो x तो फिक्स रहेगा, वो तो आएगा ही आएगा, और 20 डेज है तो 20y हो जाएगा इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, स्टूडेंट बी की अगर हम बात करें तो फिक्स चार्ज तो उसे भी देना है, बट उसका जो डेज है वो 26 है, तो उसका 26 बाई चार्ज बन जाएगा पर डे के हिसाब से, और उसका टोटल बन रहा है 1180, 1180। ठीक है, अब देखो आपने क्या बना लिया, आपने लीनियर इक्वेशन बना लिया। नाउ यू नीड टू सिंपली सॉल्व दीज इक्वेशंस और हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तक जाने के लिए आप इसको पहले सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लो। तो आपके इक्वेशंस बन गए x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों नंबर्स का एरे आपका क्या बनेगा, नंबर्स का एरे आप जानते हो, सेकंड कोफिशिएंट से आप स्टार्ट करते हो, सेकंड आपका क्या है y, तो y का कोफिशिएंट है 20 फर्स्ट इक्वेशन में, 26 सेकंड में, फिर आप राइट मूव कर गए, कांस्टेंट नंबर आपने देखा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में -1000, दूसरे में -1180, फिर आप वापस आ गए फर्स्ट वेरिएबल पे, कोफिशिएंट है उसका 1 पहले इक्वेशन में और दूसरे में भी 1 है, और आप एंड करते हो मिडिल वेरिएबल की कोफिशिएंट से, यानी 20 एंड 26। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप डिनोमिनेटर्स बना लोगे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी 1 -1180 को 20 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद 26 को मल्टीप्लाई किया -1000 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपने लिखा 20 इंटू -1180, ये आपका एक नंबर बनेगा, और उसके बाद माइनस आ जाएगा, और दूसरा नंबर आपका क्या बनेगा 26 इंटू -1000। सो आई एम राइटिंग सेपरेटली फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए ये बना कैसे है, ठीक है। इसी तरीके से आपका y का बनेगा, ठीक है, तो आप y कैसे बनाओगे, आप y बना दोगे, नाउ मल्टीप्लाई -1000 विद 1 एंड -1180 विद 1, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा -1000, और इधर से आ जाएगा माइनस ऑफ -1180। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास लास्ट आ जाएगा 1 इंटू 26 -1 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 26 -20, ठीक है। अब देखो आपके पास इक्वेशन जो है वो बन, सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ रहे हो, और आपको x और y के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करा स्टूडेंट्स, हमने सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें x का डिनोमिनेटर मिल जाएगा -23600 प्लस 26000, यानी -23,600 और प्लस 26,000। कैंसिलेशन वगैरह करोगे तो आपको मिलेगा +2400। इसी तरह से y का डिनोमिनेटर आ जाएगा +180, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 1/6। अब आप क्या करो, अब आप फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 2400/6। कैंसिलेशन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 400, ठीक है। और इसी तरह से आपने लास्ट 2 को सॉल्व किया तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 180/6। सो 180/6 आप जानते हो क्या हो जाएगा, दिस इज 30, ठीक है। बट वी विल नॉट स्टॉप हेयर, है ना, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये जो x और y था, x और y किसी नंबर को डिनोट कर रहा था, ठीक है, किसी फिक्स क्वांटिटी को डिनोट कर रहा था, तो हम उसी टर्म्स में अपने आंसर को लिखेंगे। सो द फिक्स चार्ज, ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास फिक्स चार्ज था, so this fixed charge is rupees 400, and the cost per day is rupees 30। so this is our answer to the problem। देखो तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आपको आंसर जो लिखना है वो आपको हमेशा एंड में उसी चीज के बारे में रिस्पॉन्ड करना है जो पूछा गया था, आपको एक्स वाई का वैल्यू लिख करके आंसर को नहीं छोड़ना है। तो अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें देखो क्या दिया गया, एक डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला। इसमें बोला गया है कि एक प्लेस है ए एंड बी, ठीक है, एक प्लेस ए है एक प्लेस बी है, विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो एक हाईवे पर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर बन रहा है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा प्लेस ए है और उससे कुछ दूरी पर प्लेस बी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 100 किलोमीटर्स। अब एक कार स्टार्ट करता है ए से, इस डायरेक्शन में मूव करता है, एंड अनदर फ्रॉम बी, दूसरा कार इधर से स्टार्ट करता है। तो हमने इसको मान लिया कि दिस इज कार 1, ठीक है, और ये है आपका कार 2। दोनों आप देख रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सॉरी दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ओके, so we have both going in the same direction, this is car 2 and this is car 1। तो अभी देखो क्या हो रहा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा ये कैसे ट्रेवल होगा, ये तभी ट्रेवल हो सकता है, कवर अप हो सकता है जब ए का स्पीड बी से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं विद डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, 5 घंटे के बाद ए जो है वो बी से मिल जाएगा। तो आपको स्पीड लेट कर लेना, देखो आपने स्पीड लेट कर लिया, ठीक है, कार 1 का स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है, और कार 2 का स्पीड आपने y किलोमीटर पर आवर मान लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जानते हो कि सेम डायरेक्शन में जब कार चलता है या कोई भी व्हीकल चलेगा
तो उनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है वो क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड उनका, ओके वेरी गुड, तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, डिफरेंस हो जाता है। तो डिफरेंस से स्पीड आने का मतलब क्या हो रहा है, जो कार ए है जो उसके पीछे चल रहा है, यानी एक जो है वो बी को पकड़ना चाह रहा है, सो ए का स्पीड ज्यादा होगा, ओके। सो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ये रिलेटिव स्पीड से वो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आपस में है, जो अभी गैप आ रहा है दोनों में, वो कवर करेगा, तभी वो जाकर के उसको 5 घंटे के बाद मिलेगा। तो 5 घंटे के बाद मिलने का मतलब क्या है कि 5 घंटे में ए ने उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना बी ने ट्रेवल किया, प्लस उसने 100 किलोमीटर को भी कवर अप कर लिया, ओके। सो इन केस वन, इन केस ऑफ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, आप देखोगे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इज दिस रिलेटिव स्पीड इज एक्स माइनस वाई, ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। और आप देख रहे हो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप आपको पता है, इनके बीच का गैप है 100 किलोमीटर, तो आप जानते हो फॉर्मूला आपको पता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज कर लिया। 5 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 5 घंटा किस में लगेगा, 5 घंटा लगेगा ये 100 किलोमीटर को कवर करने में, एट वॉट स्पीड, एट द स्पीड ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके। सो नाउ after simplifying you get this as x minus y equals to 20। बच्चों सभी को सिंप्लीफाई करके चेक करना है, ट्राई टू सॉल्व पैरेलली ऑन योर ओन, ठीक है, आप इसको देख करके मत लिखते रहो या इसको देख करके मत मान लो कि ये सही है, ओके, ट्राई टू प्रैक्टिस पैरेलली। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, ओके, लाइक दिस। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में दे आर मीटिंग इन 1 आवर। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब वो एक डायरेक्शन में चलेंगे तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो व्हेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा द रिलेटिव स्पीड इज, अब की बार रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, तो रिलेटिव स्पीड बन जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। अब आप जानते हो कि डिस्टेंस और टाइम स्पीड का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मिलेगा कि 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 1 आवर में इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 100 किलोमीटर्स का, तो 100 अपॉन एक्स प्लस वाई जो कि इसका स्पीड है, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस बना लिया है, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ द टू कार्स, ठीक है, और हमें यही फाइंड करना है। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। पहले इसको हम सही से लिखेंगे, और सही तरीके से लिखना क्या है कि सारे टर्म्स को एक तरफ कर लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने देखो इस इक्वेशंस को लिख लिया, दोबारा से सही तरीके से लिख लिया, सारे टर्म्स को एक साइड में ले आए, और अब हम नंबर्स का एरे बना लेते हैं। तो हमारे पास एरे में क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट सेकंड है, तो y का पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट आ रहा है -1, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है +1, तो ये आ गया। नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर को आपने देखा -20 फर्स्ट में है और -100 सेकंड में है। देन आप मूव कर गए x के कोफिशिएंट पर, 1 है फर्स्ट इक्वेशन में और 1 है सेकंड इक्वेशन में। देन आपका एंड आ जाएगा, और एंड करोगे आप अगेन y के कोफिशिएंट से, तो -1 एंड 1। अब आप देख रहे हो कि हमारा पहला वेरिएबल x है, तो आप लिखोगे x अपॉन, नाउ मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स -1 एंड -100, तो ये हो जाएगा +100, और माइनस लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे 1 और -20 को, तो 1 और -20 कितना होता है, -20 हो जाता है, ओके। अब आपका सेकेंड वेरिएबल y है, तो आप y लिखो डिनोमिनेटर में, और पहले मल्टीप्लाई करो -20 को 1 से, तो ये हो जाएगा -20, उसके बाद माइनस लगा दो और मल्टीप्लाई करो -100 और 1 को, -100 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -100। अब आपके पास लास्ट जो आ रहा है वो हो रहा है 1 अपॉन में क्या करोगे, 1 अपॉन में 1 इंटू 1, दिस इज 1 माइनस 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 क्या होता है, 1 इंटू -1 होता है -1। सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा x अपॉन 120,
और इधर से मिलेगा y अपॉन -20 प्लस 100 यानी कि 80, और इधर से आपको मिलेगा 1/2। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप सॉल्व करोगे फर्स्ट और लास्ट को। ठीक है, आपने सॉल्व किया, सॉल्व द फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 120/2, x इक्वल्स टू 120/2 विच इज इक्वल टू 60। अब इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट टू को सॉल्व करेंगे तो y मिलेगा। तो लास्ट टू को आपने सॉल्व किया, y/80 इक्वल्स टू 1/2, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 40 ना, y/80 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमें मिल गया y की वैल्यू 40। अब देखो x और y क्या थे, तो स्पीड ऑफ द कार्ड्स थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ द कार्ड्स आर 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 kph एंड 40 kph। ठीक है, तो आपसे स्पीड ऑफ द कार पूछा गया था, इसीलिए हमने अपने आंसर को एंड किया, तो हमने स्पीड ऑफ द कार्स को डिस्क्राइब कर दिया। अब बच्चों हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, और इसमें दिया गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो आपने मान लिया कि लेट द लेंथ बी x मीटर्स। ठीक है, एंड ब्रेथ ब्रेथ आपने ले लिया इसका y मीटर्स सपोज। ठीक है, तो आप देखते हो कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, सो द एरिया इज एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पर यूनिट में दिया गया है, तो हम इसको मीटर को हटा देते हैं। ठीक है, वाई यूनिट्स ले लेते हैं, दिस इज वाई यूनिट्स एंड देन दिस इज अगेन एक्स यूनिट्स, तो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका प्रेजेंट एरिया है। अब बोला गया था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। लेंथ को क्या कर दिया आपने, आपने लेंथ को चेंज कर दिया, तो लेंथ आपका हो गया रिड्यूस बाय 5 यानी कि x माइनस 5। और इसका ब्रेथ कितना हो गया, इसका ब्रेथ को आपने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ब्रेथ कितना हो गया, इंक्रीज बाय 5 यानी कि y+3। सो नाउ एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा (x/y-9), यानी जो पुराना एरिया था उसमें से 9 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सो एरिया इक्वल्स टू (x/y-9). बट अगर आप देखो तो एरिया आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी नया निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा (x-5) इंटू y+3, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये पुराने एरिया से 9 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट करने के इक्वल आना चाहिए। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट दिस एज 3x minus 5y एंड देन -15 प्लस 9। ठीक है, तो -15 प्लस 9 से आपको मिल जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में देखो आपको क्या दिया गया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 2 यूनिट से, तो एरिया बढ़ जाएगा 67 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ को आपने क्या कर दिया, लेंथ को आपने बढ़ाया 3 यूनिट से। सो नाउ द लेंथ is x+3 and breadth is breadth is equal to y+2। और एरिया क्या हो रहा है, एरिया आपका बन रहा है पुराने एरिया से यानी xy से 67 इंक्रीज कर गया। अब आप देखो नया एरिया क्या हो रहा है, नया एरिया जो है वो x+3 इंटू y+2 से दिया जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए xy+67। So on simplifying the left hand side and cancelling the like terms, तो आप xy कैंसिल हो जाएगा आपका, आपको मिलेगा 2x plus 3y minus 61 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको दिख गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बाद इक्वेशंस बना लिया आपने, एक्स वाई निकालना चाहोगे। एक्स वाई निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्स वाई निकालने के लिए सिंपली आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों हमने नंबर्स का एरे बनाया, तो नंबर्स का एरे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट से बनता है, आप जानते हो। और हमारे पास x पहले लिखा हुआ है, फिर y है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को ले लेते हो, यानी y के कोफिशिएंट को ले लेते हो। तो दोनों इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट है, उसको आपने वन अबव द अदर लिख लिया। फिर इस तरह से आप कांस्टेंट टर्म को लिखा, फिर आपने x को लिखा, और एंड में फिर से आपने y के कोफिशिएंट को दोबारा से लिख लिया। तो आपको ये एरे मिल गया जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में मिल रहा था। अब हमारा पहला वेरिएबल x है, तो हमें x का डिनोमिनेटर ढूंढना है। व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ x? तो पहले क्या कर रहा है, -5 को मल्टीप्लाई कर रहा है -61 से। तो आप जानते हो नंबर प्लस में आ जाएगा बिकॉज दोनों ही नेगेटिव है। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 305। ठीक है, प्लस में आ जाएगा आपके पास 305। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस लगा करके ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो माइनस लगाया, 3 इंटू -6 क्या होता है, -18। तो आपके पास इस तरह से आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है वो y अपॉन -6 इंटू -2, सॉरी -6 इंटू +2 यानी कि -12। फिर आपने माइनस लगाया, और -61 इंटू 3। तो -61 इंटू 3 क्या होता है, -183 इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। माइनस लगाया आपने, 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 क्या होता है, -10 होता है। ओके, अब आप इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करो। तो आपके पास पहला टर्म क्या हो जाएगा, x अपॉन, देखो माइनस और माइनस लगा हुआ है तो ये +18 हो जाएगा। ठीक है, 305 में आप 18 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 323। और इधर से y क्या हो रहा है आपका, 183 प्लस में -12। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 171। और लास्ट का जो नंबर है 9 माइनस -10, तो ये हो जाएगा 1/19। ठीक है, अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 323/19। और इसी तरीके से लास्ट 2 को लोगे तो y क्या हो जाएगा, 171/19। कैंसिलेशन कर लीजिए, 323/19 एंड 171/19। सो आफ्टर कैंसिलेशन आपको मिलेगा लेंथ की 17 यूनिट्स वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू मिलेगी 9 यूनिट्स। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने इसमें बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम डिस्कस किए, स्पेशली फोकसिंग ऑन दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और सीबीएसई के सिलेबस पे। नाउ इन द लिंक in the description of this video you will get a link for the assignment। उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल प्रॉब्लम्स दिए गए, वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे सो दैट इन अवर नेक्स्ट लाइव क्लास हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम्स के डाउट को, कॉन्सेप्ट्स को, सारे चीज़ों को आपकी तरफ से जो आ रहा होगा और अपने तरफ से कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म।